भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरे हालात हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। ईरान के विदेश मंत्री का भारत के दौरे पर होना, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ईरान किसका साथ देगा। इन तनाव भरे हालातों के अंदर ईरान भारत के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ रहेगा, ये सवाल ईरान को लेकर हम विशेष चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ जो हमारा हुआ और 1971 के युद्ध में, इन दोनों युद्धों में खुले तौर पर ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। तो इस बार ईरान किसका साथ देगा? इस वक्त ईरान के जो विदेश मंत्री है सैयद अब्बास अरागची, वो भारत के दौरे पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और एस जयशंकर ने इस ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद में जो बयान दिया उसमें उन्होंने बहुत क्लियर कहा। उन्होंने कहा कि आपकी भारत यात्रा उस समय हो रही है जब हम पहलगाम में हुई बर्बर आतंकी हमले का आतंकियों से बदला ले रहे हैं। हमने जो एयर स्ट्राइक की ऑपरेशन सिंदूर के तहत बेहद सटीक निशाना था और सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया। एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के सामने बैठ करके कहा कि हमारी कार्रवाई आतंकवादियों पर थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज अगर इसको लेकर के कोई भी भारत पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो भारत बहुत जोर का वापस जवाब देगा। यानी कि हमने ईरान को बहुत क्लियर कह दिया है कि हमने आतंकियों पर हमला किया था। अगर पाकिस्तान फिर से कोई गुस्ताखी करेगा, फौजी कार्रवाई की गुस्ताखी करेगा, तो उसको उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमने, और जो सामने खबरें निकल करके सामने आ रही है एनएस अजीत डोभाल से लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इससे पहले फोन कॉल पर दुनिया के जिन तमाम लीडर से बातचीत की उनको यही कहा है, बहुत क्लियर है। यहां तक कि एनएस अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की और उनको भी क्लियर मैसेज दिया कि हमने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान ने कोई भी फौजी कार्रवाई की भारत पर तो फिर भारत बहुत करारा जवाब देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री का दौरा और ईरान के विदेश मंत्री इस दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के बयान भी दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री पिछले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर भी गए थे, वहां के विदेश मंत्री से मिले थे, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। इसके बाद में वापस ईरान गए और फिर भारत आए। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि पहली बात तो जब उनका भारत दौरा तय हुआ था तब उनका पाकिस्तान दौरा तय नहीं था। पाकिस्तान का उनका दौरा पिछले हफ्ते ही तय हुआ। वो पाकिस्तान गए, फिर वापस तेहरान गए, ईरान की जो राजधानी तेहरान है वो, और वहां से आए। सूत्रों के मुताबिक ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है इस तनाव भरे हालात के बीच में भारत के दौरे से पहले वो पाकिस्तान गए तो भारत की जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने ईरान तक संदेश पहुंचा दिया होगा कि पाकिस्तान से भारत आने की जरूरत नहीं है। हम, आपका जो ये दौरा है वो भारत का अलग दौरा दिखना चाहिए, पाकिस्तान का अलग दौरा दिखना चाहिए। ईरान कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी रूप में मध्यस्थता करके भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति कोशिश कायम रखे और वो मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहता है। लेकिन ईरान का इतिहास तो ऐसा नहीं है। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग होकर के एक देश बना तो पहला मुल्क था ईरान जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। जो ईरान के अंदर जो 1950 के अंदर वहां के शाह थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैत्री संधि की और 1956 के अंदर ईरान के शाह, वो पहले देश राजा थे शाह रजा पल्लवी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और यहां से ईरान और पाकिस्तान के बहुत दोस्ताना संबंध पनपने लगे थे। इसके बाद में इसकी एक वजह यह भी थी कि अरब मुल्क के लीडर के तौर पर भारत ने मिस्र का समर्थन कर दिया था। लिहाजा इससे चिढ़े हुए ईरान ने क्या किया कि हम भारत के दुश्मन पाकिस्तान का पूरी तरीके से साथ देंगे। 1965 और 1971 के युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए थे। कई ऐसे हथियार थे जो पाकिस्तान टेक्निकली वजहों से खरीद नहीं पा रहा था, तो ईरान ने जर्मन बाजार से खरीदे और वाया ईरान होते हुए पाकिस्तान को सप्लाई किए गए थे। जब भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ था तब ईरान के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आक्रामकता से चिंतित हैं। और जब 1971 का युद्ध हुआ तो वहां के जो शाह थे, उनका एक बयान सामने आया था कि ईरान और पाकिस्तान शरीर दो है और आत्मा एक है। 1971 के युद्ध में भी ईरान ने पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दिए थे। इसके अलावा तोप, गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स वगैरह तमाम चीजें उनको सप्लाई की थी। इसके अलावा किसी भी युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत रहती है तेल की खपत सबसे ज्यादा होती है। कोई भी देश उसके पास में ऑयल रिजर्व कितना है इसी आधार पर तय होता है कि वो लंबा कितना टिक पाएगा। और ईरान ने 1971 के युद्ध में सस्ती दरों पर पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई किया था, तेल सप्लाई किया था। और ये भी खबरें सामने आई कि
पाकिस्तान ने जो विदेशी बाजार से जो सामान खरीदा था हथियार और से जुड़ा हुआ, अगर पाकिस्तान को किसी भी तरह की टेक्निकली दिक्कत आती तो ईरान वाया ईरान खरीद करके पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए तैयार था, क्योंकि ईरान ने भारत और दुनिया के दूसरे देशों को उस समय यह कहा कि हम तो हथियारों के डीलर हैं, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो, इससे हमें क्या लेना देना। मतलब एक अंतरराष्ट्रीय बाजार को भ्रमित भी करने का पूरा कोशिश की थी। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलकर लंबे समय तक बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करती है, या इसी बॉर्डर इलाके के अंदर ऐसे भी कई ग्रुप्स है जो ईरान के लिए टेंशन है। कारण यह है ईरान शिया मुल्क है, पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है, दोनों अलग अलग जो फिरके हैं इस्लाम के, उनका दोनों अलग अलग रूप से, और वैसे भी इस्लामिक वर्ल्ड शिया और सुन्नी के नाम पर काफी बंटा हुआ है। तो शिया मुल्क ईरान को काफी वहां पर लोकल ग्रुप्स की वजह से टेंशन झेलनी पड़ती है, सुन्नी मुल्क पाकिस्तान को ईरान से लगते हुए बॉर्डर पर कई लोकल ग्रुप्स की वजह से, तो कई बार पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर के इस इलाके के अंदर ऑपरेशन भी चलाया। लेकिन 1971 के युद्ध के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान और ईरान के संबंधों में बदलाव आने लगा। पहली बात, जब 1974 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सम्मेलन हुआ तो पाकिस्तान ने इस सम्मेलन के अंदर लीबिया का जो शासक था मुअफ्फर गद्दाफी, उनको भी बुलाया, और इससे नाराज होकर के जो ईरान के शाह थे वो वापस लौट गए थे, वहां उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद में ईरान की फॉरेन पॉलिसी बदली। 1974 में जब परमाणु परीक्षण की कोशिशें भारत ने की, ऑपरेशन बुद्धा हुआ, दुनिया के कई देशों ने इसकी आलोचना जरूर की, लेकिन ईरान ने समर्थन किया। जो ईरान के अंदर शासन चल रहा था लंबे समय तक, 1979 तक ईरान की जो क्रांति हुई वहां तक पाकिस्तान उसके साथ था, लेकिन जैसे ईरान की क्रांति हुई वहां के शाह को भाग करके पाकिस्तान जाना पड़ा, शाह के खिलाफ वाली सत्ता ईरान में आई, पाकिस्तान ही वो पहला मुल्क बन गया जिसने उस सत्ता को भी मान्यता दी थी। दुनिया का पहला मुल्क था पाकिस्तान, और यही वजह थी कि पाकिस्तान एक तरह से दोनों तरफ खेल रहा था, पुराने वाली सत्ता के साथ भी खेल रहा था, और जब क्रांति के बाद सत्ताओं का तख्ता पलट हुआ तो नए वाली सरकार को भी मान्यता देने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान बन गया था। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दौर में भी संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी पाकिस्तान और ईरान के वैसे ही संबंध जैसे 1965 और 1971 के दौर में हुआ करते थे। अभी पाकिस्तान ईरान के बीच में काफी टेंशन है। 2021-22 के बीच में ये भी खबरें आई थी कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस पाकिस्तान की तरफ हुए जिसकी वजह से ईरान के सैनिकों की मौत हो गई, उसमें वो मारे गए। इसके बाद में ईरान ने रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर स्ट्राइक की, तो एयर स्ट्राइक और आर्मी स्ट्राइक पिछले लंबे समय से चल रहा है। तो बॉर्डर पर टेंशन भी है, लेकिन इस टेंशन के बावजूद ईरान और पाकिस्तान ठीक ठाक संबंधों को संभाले हुए। लेकिन इस बदले दौर में पिछले 2-3 दशक में ईरान के भारत के साथ संबंध अच्छे हुए। इस दौर में ईरान जब दुनिया की राजनीति में अलग थलग पड़ा है, तब ईरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में मध्यस्थता करके खुद को एक डिप्लोमेटिक लेवल पर एक सॉफ्ट पावर के तौर पर दिखाना चाहता है। ईरान की कोशिश है कि जब हम दुनिया में अलग थलग पड़े और ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तनाव को खत्म करने में अगर हम कामयाब होते हैं तो हम दुनिया में इस मुद्दे को बहुत भुना सकते हैं कि देखिए हमने दुनिया में शांति कायम करने के लिए क्या कुछ किया। लेकिन यहां से सवाल आगे ये उठता है कि पाकिस्तान, जिसको टर्की का सीधा समर्थन मिल चुका है इस दौरान, चाइना पर्दे के पीछे से खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है। ऐसे में ईरान की आगे की पॉलिसी डिप्लोमेसी क्या होगी? अब ईरान के लिए आगे यहां से क्या क्या रास्ते, उसमें कई वजह हो सकती है। जैसे ईरान की रणनीति यूं प्रभावित हो रही है क्योंकि ईरान के अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन इस दक्षिण एशियाई रीजन के अंदर ईरान भारत के साथ भी अच्छे संबंध रखे हुए, पाकिस्तान के साथ भी उसके अच्छे संबंध है, और अमेरिका से टकराव के चलते चाइना लंबे समय से ईरान का काफी क्लोज हो गया है। तो ईरान के लिए इस रीजन में काफी कंफर्टेबल कंडीशंस थी। भारत, पाकिस्तान और चाइना जैसे 3 बड़े मुल्क पास में हैं, तीनों से ईरान अच्छे संबंध रखे हुए थे। अमेरिकी दबाव और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद इन 3 देशों के साथ ठीक ठाक ईरान बिजनेस भी कर लेता था। अगर आप देखेंगे तो ईरान और भारत के बीच का अभी जो बिजनेस है वो करीब $2.5 अरब का है। हालांकि इसमें से भी ज्यादातर भारत ईरान को निर्यात करता है $1.5 अरब के लगभग, और उसमें से भी 90,000 करोड़ के लगभग तो भारत ईरान को हर साल का चावल भेजता है, $1 अरब के लगभग का। $1.5 अरब का टोटल भारत का ईरान को निर्यात है, और लेकिन ईरान से भारत को सिर्फ $0.90 अरब के लगभग का ही निर्यात होता है। लिहाजा हम घाटे में, ईरान फायदे में हमारे साथ बिजनेस में, ईरान को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ईरान के लिए चाइना का दबाव काम आ सकता है। चाइना ये ईरान पर दबाव डाल सकता है इस दौर में कि आप पाकिस्तान के साथ खुलकर आइए या पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का समर्थन कीजिए, लेकिन भारत का समर्थन न कीजिए। ये चाइना का दबाव आ सकता है। लिहाजा भारतीय डिप्लोमेसी के लिए भी ये टेस्टिंग पीरियड है कि हमें किसी भी हाल में ईरान को पूरी तरीके से पाकिस्तान के पाले में नहीं जाने देना है। भले ही ईरान, भारत और पाकिस्तान दोनों से
तटस्थ संबंध रखे कि मैं किसी की खुलकर साथ में नहीं हूं, न पाकिस्तान के हूं न भारत के हूं, लेकिन मैं शांति की अपील करते एक डिप्लोमेटिक बयान देते हुए साइडलाइन रह सकता है। ठीक है, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा है। ईरान का डर यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध छिड़ता है तो उसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी प्रभावित होगा। वहां बलूच लिबरेशन आर्मी भारत के खिलाफ लड़ रही है, वहां कई लोकल ऐसे ग्रुप है जो ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। परमाणु प्रोजेक्ट उसका प्रभावित हो सकता है। ईरान की सबसे बड़ी टेंशन ये है क्योंकि ईरान परमाणु परीक्षण न कर ले, इसको लेकर के अमेरिका से लेकर के दुनिया के तमाम देश इस कोशिश में लगे हुए। ईरान ये सोच रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है, दक्षिण एशिया के अंदर दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच में युद्ध होता है, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे तमाम बड़े देशों का दुनिया पर दबाव पड़ेगा कि अब इसी दक्षिण एशियाई देश में ईरान जैसा और कोई एक देश परमाणु हथियार हासिल कर देगा तो फिर ये पूरा रीजन अशांति के दौर में जा सकता है। तो इस पूरे रीजन के लिए शांति को एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध ना हो ताकि हम अपने परमाणु प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाते रहें। मध्यस्थता की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि हम किसी की मध्यस्थता चाहते नहीं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ईरान ने बहुत ज्यादा खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। पहलगाम हमले के बाद में ईरान ने इस हमले की निंदा की थी। ईरान के जो राष्ट्रपति है मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने पहलगाम हमले के बाद में निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर भी बातचीत की थी। हालांकि उन्होंने उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात की थी और इस हमले को लेकर के जो भी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होती है वो की थी। क्यों? क्योंकि पहलगाम का हमला हुआ, भारत से बातचीत की तो ईरान को यह डर था कि कहीं पाकिस्तान ये न समझ ले कि हम भारत का फेवर कर रहे हैं, लिहाजा डिप्लोमेटिकली उन्होंने पाकिस्तान से भी बातचीत की। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि जियो पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि युद्ध मैदान में नहीं लड़े जाते हैं, डिप्लोमेसी के गलियारा में लड़े जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान का एक बड़ा साथी जिसने 1965 और 1971 के युद्ध में उसका खुलकर साथ दिया था, उसको इस बार भारत के भी साथ है और भारत से वो किसी तरह की दुश्मनी मोल लेने की मूड में नहीं है। एक बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं ईरान के चाहबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए। ईरान ये भी जानता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो भारत की प्राथमिकताएं बदल जाएगी। लिहाजा उसके चाहबार पोर्ट पर जो भारत निवेश कर रहा है, जो अपना प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके ईरान का भी बिजनेस आने वाले समय में बढ़ेगा, उसको हो सकता है भारत धीमा कर दे उसकी अभी अगर प्रायोरिटीज बदलती है तो। देखना होगा, जब युद्ध अभी तक तो फुल फ्लैश युद्ध नहीं है, हमने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, पाकिस्तान ने हमारे आर्मी ठिकानों को टारगेट करते हुए 15 आर्मी ठिकानों पर मिसाइल फेंके, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 मिसाइल ने उन सभी मिसाइल्स को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर पूरी तरीके से हम युद्ध में जाते हैं तो उस समय ईरान किस तरह से साथ देता है, और बहुत से मुल्क किसी का पर्दे के पीछे साथ भी देते तो युद्ध के समय नहीं पता चलता है, बाद में जब हम विश्लेषण करते हैं तब हमें पता चलता है कि किसको किसने पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया। ईरान पर हमारी विशेष नजर रहेगी क्योंकि पाकिस्तान को एक लंबा बॉर्डर सपोर्ट भी देता है ईरान। शुक्रिया।